हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं भारती आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पर हम सीटेड हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैं यहाँ आपके लिए 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी सीटेड के पेपर हुए हैं उन सब की हिंदी पेडागोजी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आपने उनको कैसे हल करना है। और आज हमारा पार्ट 6 है, जिसमें मैं आपके लिए फरवरी 2015 में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें से हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इन 5 पार्ट्स को देखकर आपको काफ़ी कुछ पता लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको कैसे हल कर सकते हैं। और आज का पेपर का जो क्वेश्चंस हैं वो तो इतने इजी हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत है। आप खुद ही उनके आंसर ढूंढ लेंगे और सही मार्क कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी सीरीज़ की तरफ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को नंबर 1 सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, नंबर 2 अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, नंबर 3 स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, नंबर 4 सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। सोचिए क्या है इसका आंसर। जब तक मैं पेंसिल ले लेती हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, भाषा अर्जन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भाषा अर्जन में जो भाषा सीखी जाती है, जो भाषा ग्रहण की जाती है, वो बिना प्रयास के बिना यत्न करे सीखी जाती है। वो अपने आप ही आ जाती है सहज और स्वाभाविक रूप से। जैसे कि 2-3 साल तक का बच्चा कुछ भाषा बोलता है, कुछ शब्द बोलता है भाषा के, वो स्कूल नहीं जाता फिर भी उसको भाषा आती है। वो कैसे आती है? वो परिवार में रह के उन शब्दों को, उस भाषा को वो स्वयं ही ग्रहण करता है। इसे कहते हैं सहज और स्वाभाविक रूप से ग्रहण करना। तो भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को नंबर 1 सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, नंबर 2 अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं। देखो, अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। और नंबर 3 स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं। देखो, स्वाभाविक तो है सीखना, पर इसके साथ प्रयासपूर्ण शब्द लगा दिया, मतलब कोशिशें करनी पड़ती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाषा अर्जन के मामले में। और नंबर 4 है सहजता और अभ्यास। देखो, इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए सहजता शब्द तो ले लिया और साथ में एक शब्द लिया है अभ्यास, जिसका मतलब होता है बार बार प्रैक्टिस करना। हमें प्रैक्टिस से ये भाषा नहीं आती, हमें सहजता से अपने आप ही आ जाती है, स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो इसका सही आंसर है नंबर 1। इसमें सहज और स्वाभाविक दोनों शब्द आए हैं। हमने बहुत ध्यान से आंसर ऑप्शंस पढ़ने हैं, तभी हम सही आंसर ढूंढ पाएंगे। सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, यही हमारा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, वे पढ़ने में कठिनाई, क्वेश्चन समझ आना जरूरी है तभी आंसर ढूंढ पाओगे। नंबर 1 डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं, नंबर 2 मंदबुद्धि होते हैं, नंबर 3 डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, नंबर 4 सीखने में अक्षम होते हैं। बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं। देखो, डिस्ग्राफिया में वो बच्चे आते हैं जिनको लिखने संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मंदबुद्धि होते हैं, ये भी नहीं है। डिसलेक्सिया से ग्रस्त हो सकते हैं। देखो, यहाँ पे CDP में आपने अधिगम विकार पढ़े होंगे, जिसमें आया है कि डिसलेक्सिया वाले बच्चे वो होते हैं जिनको पढ़ने में कठिनाई होती है। तो हमारा सही आंसर है डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। नंबर 1 बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, नंबर 2 बच्चों की विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, नंबर 3 बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, नंबर 4 बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। सोचिए क्या इसका आंसर। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, तो क्या होना चाहिए, किस बात को आप महत्वपूर्ण मानेंगे। सोचिए डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना। ठीक है, लेखन क्षमता भी आनी चाहिए, पर केवल लेखन क्षमता नहीं हो सकता। बच्चों की
विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना हो सकता है। नंबर 3, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। हाँ, मौखिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, पर हम ये कह दें कि सिर्फ मौखिक अभिव्यक्ति ही सिखानी है। देखो, आपने ऐसा आंसर ढूंढना है जो बेस्ट हो, एप्रोप्रिएट हो और जिसमें सभी का ही निचोड़ आ जाए, लेखन भी आ जाए, मौखिक भी आ जाए। और बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना, केवल नियम सिखाना ये महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है भाषा शिक्षक के लिए। भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को जो भाषा आती है उसका विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करना आए। तो इसका सही आंसर है नंबर 2, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। यही सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों ने जो भाषा सीखी उसको सही तरह से प्रयोग करना आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? आपने बच्चों की हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझना है, उसकी क्षमता को समझना है, उस क्षमता को विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर 1, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे। नंबर 2, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। नंबर 3, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाना। नंबर 4, गुण अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाना हो सकता है। संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध करना, ऐसा नहीं है कि बच्चों की भाषा की बारीकी को समझने की क्षमता का विकास करना है तो हमें सिर्फ संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोग, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने बच्चों को सिर्फ जो प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री है वो उपलब्ध कराएं, सिर्फ वही आने चाहिए बच्चों को, ऐसा भी कुछ नहीं है। गूढ़ अर्थ वाली, जिसमें गूढ़ अर्थ हों, रहस्य भरे अर्थ वाली भाषा से युक्त कराएं, ऐसा भी नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, आपने ऐसा आंसर ढूंढना है जिसमें सबका ही निचोड़ हो, बेस्ट आंसर हो। तो बेस्ट आंसर है नंबर 1, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएं, ताकि बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विभिन्न प्रयोग करना आ जाए। इससे ही बच्चे की भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास होगा। यही है इसका सही आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? नंबर 1, रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। नंबर 2, रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे। नंबर 3, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। नंबर 4, रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे। सोचिए क्या है इसका आंसर। मान लीजिए आपकी क्लास में ऐसा कोई छात्र है जो बहुत इंटेलिजेंट है और सबसे पहले अपना काम ख़त्म कर लेता है, तो कैसे उसको बिज़ी रखेंगे? नंबर 1, रूबी को दूसरे बच्चों की कार्य का जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। हाँ, ये हो सकता था, हम उससे दूसरे बच्चों को अपनी जांच करवा सकते थे, पर अगर मैं ये कहूँ कि एकमात्र अधिकारी बताएंगे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर किसी पंक्ति में निपात शब्द प्रयोग हो रहे हैं, भी, केवल, विशेष, ये तो वो वाक्य ही गलत माना जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, और इस चीज़ को ध्यान में रखोगे तभी कुछ कर पाओगे। नंबर 2, रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे। ऐसे तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे एज ए टीचर, क्योंकि और बच्चों में नेगेटिव भाव आ जाएगा। नंबर 3, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। हाँ, हो सकता है। नंबर 4, रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे। बिल्कुल नहीं, हम बच्चा एक्टिव है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे हम ये थोड़ी कहेंगे तो शांत करके बैठ जा, नहीं। तो सही आंसर है, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे ताकि वो बिजी रहे। यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यान रखना। नंबर 1, बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख। शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। नंबर 3, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा। नंबर 4, भाषा संबंधी गृह कार्य। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख। सुलेख मुझे तो नहीं लगता कि बड़ी क्लासेस में भी जो हम
सुलेख करवा देते हैं, उनको राइटिंग का पेज करने के लिए दे देते हैं। सुलेख मतलब राइटिंग का पेज करने के लिए देना, वो उनके सीखने को प्रभावित करेगा। नंबर 2, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, बिल्कुल हो सकता है। नंबर 3, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, अगर शिक्षक बार बार परीक्षाएं लेते जाए, ऐसा भी नहीं है, तो इससे कोई भाषा सीखना प्रभावित होगा, नो। नंबर 4, भाषा संबंधी गृह कार्य, क्या गृह कार्य देना काफ़ी है, इनफ है कि बच्चों को गृह कार्य दे दें और भाषा सीखने को प्रभावित किया जाएगा, नो। तो सही आंसर है शिक्षक का जो भाषा शिक्षण के संबंधी रवैया है वो भाषा सीखने को प्रभावित करता है, यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। अपेक्षित मीन्स किसकी अपेक्षा नहीं की जाती या क्या जरूरी नहीं है। नंबर 1, स्व अध्यायशीलता का विकास, स्व अध्यायशीलता का विकास। नंबर 2, सुनकर शब्दश दोहराने की क्षमता का विकास। नंबर 3, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास। नंबर 4, चिंतनशीलता का विकास। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलो डिस्कस करते हैं। स्वाध्यायशीलता, ये समझते हो क्या होता है? जब बच्चा अपने आप ही अध्याय करे, जो उसने पढ़ा बार बार अध्ययन करे उस चीज़ का, उस क्वालिटी का विकास करना। स्व अध्याय मतलब खुद से पढ़ने की जो उसकी समर्था है उसका विकास, तो ये तो होना चाहिए। और हमारा क्वेश्चन है कि अपेक्षित नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। नंबर 2, सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास। सुनकर शब्द दोहराना मतलब कोई शब्द बोला है टीचर ने, बच्चा उसको दोहरा रहा है, हो सकता है। नंबर 3, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, ये तो ज़रूरी है बड़ी क्लासेस में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। चिंतनशीलता विकास, यहाँ उस प्राथमिक स्तर पर चिंतनशील बनाना जरूरी है बच्चों को, तो ये भी आंसर नहीं है। तो हमारा सही आंसर है सुनकर शब्दश दोहराने की क्षमता का विकास, क्योंकि उस प्राथमिक स्तर पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वप्रिय महत्वपूर्ण सामग्री है। नंबर 1, अभ्यास पत्रक। नंबर 2, पाठ्य पुस्तक। नंबर 3, अभ्यास पुस्तिका। नंबर 4, बाल साहित्य। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलो डिस्कस करते हैं। अभ्यास पत्रक, जो हम शीट्स दे देते हैं बच्चों को अभ्यास कार्य करने के लिए, ये तो नहीं हो सकता। नंबर 2, पाठ्य पुस्तक, ये टेक्स्ट बुक्स, ये भी नहीं है। अभ्यास पुस्तिका, सिर्फ पुस्तक दे देना, ऐसा भी कुछ नहीं है। बाल साहित्य, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बच्चों को बाल साहित्य पढ़ने के लिए देंगे तो उसे विभिन्न साहित्य विधाओं का भी पता लगेगा और उसका मनोरंजन भी होगा। तो भाषा शिक्षण में सर्वप्रिय महत्वपूर्ण सामग्री यही है, बाल साहित्य। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। नंबर 1, एक संसाधन है। नंबर 2, एक कठिन समस्या है। नंबर 3, एक पहेली है। नंबर 4, एक जटिल चुनौती है। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। एक संसाधन है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि बहुभाषिक कक्षा में बहुभाषा वाले बच्चों का होना एक संसाधन है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। एक कठिन समस्या है, ये तो नहीं है। एक पहेली है, ये भी नहीं हो सकता। और एक जटिल चुनौती है, हाँ टीचर्स के लिए जटिल चुनौती तो है जब अलग अलग भाषा वाले बच्चे बैठे होंगे, पर हमने बेस्ट आंसर चुनना है। वो हमारा बेस्ट आंसर है कि एक संसाधन का कार्य करती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अलग अलग भाषा वाले बच्चे बहुभाषिक कक्षा में भाषा जो है एक संसाधन का काम करती है, यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1, अभ्यास कार्य। नंबर 2, शिक्षण कार्य, शिक्षण प्रक्रिया। नंबर 3, आकलन। नंबर 4, पाठ्य पुस्तक। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अभ्यास कार्य, जो प्रैक्टिस का हम काम देते हैं।
आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण। देखो, समावेशी कक्षा आपने सीडीपी में पढ़ा होगा, जहाँ पर अलग अलग तरह के बच्चे बैठे होते हैं, जहाँ पर डिसेबल बच्चों को भी दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। एक सामान्य कक्षा ली जाती है जहाँ पर अलग अलग तरह के बच्चे बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर टीचर को सब बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से वो पढ़ाएगी और क्या महत्वपूर्ण होगा उसके लिए। उनके लिए प्रैक्टिस वर्क दे दो उनको, नहीं ये तो नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया हो सकता है। नंबर 3, आकलन करना उसका बार बार, ऐसा तो नहीं है कि हम बार बार आकलन करेंगे वो बच्चों को बेनिफिट होगा। मतलब जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या फिर विकलांग हैं, उन बच्चों को भी हमने साथ बिठाया, या फिर दृष्टिबाधित हैं, ऐसे बच्चे बैठे हैं, उनके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठ्य पुस्तक, ऐसा तो नहीं है। तो सही आंसर है शिक्षण प्रक्रिया, यही सही आंसर है, क्योंकि एक शिक्षण प्रक्रिया ही है, एक टीचिंग प्रोसेस ही है, जिसके माध्यम से टीचर एक ही क्लास में अलग अलग तरह के बच्चों को पढ़ा सकती है। अब उसको ये देखना है कि वो किस तरह से पढ़ाए, किस सब बच्चों को एक पाठ पढ़ाया जा सके। तो यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। नंबर 1, प्रश्न पूछना। नंबर 2, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। नंबर 3, परिचर्चा। नंबर 4, ये सभी। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। चलो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, प्रश्न पूछना हो सकता है। नंबर 2, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, किसी चीज़ को लेकर बच्चे कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ये भी हो सकता है। नंबर 3, परिचर्चा करवाना, ये भी हो सकता है। तो ये सारे ही सही हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए, मतलब बच्चे किस तरह से बोलते हैं, इन सब में ही बच्चे बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, हम वो व्यक्त कर रहे हैं या परिचर्चा कर रहे हैं, इन सभी से ही उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का पता लग सकता है। तो ये सही आंसर है नंबर 4। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध जैसे है। देखो कितना आसान प्रश्न है। नंबर 1, स्किनर। नंबर 2, चामस्की। नंबर 3, वाइगोत्स्की। नंबर 4, पियाजे। सोचिए क्या है इसका आंसर। सीडीपी में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर वाइगोत्स्की का नाम आ जाए वहाँ पर सोशल लर्निंग आपके दिमाग में आती है। मतलब सोशल लर्निंग की जो व्याख्या है वो वाइगोत्स्की जी ने की है। तो सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इसका संबंध वाइगोत्स्की जी से है। यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझ कर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1, तीव्र गति से पढ़ना। नंबर 2, बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। नंबर 3, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना। नंबर 4, किसी लिखित सामग्री का निहित अर्थ समझना। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। नंबर 1, तीव्र गति से पढ़ना। ऐसा तो नहीं है कि उस प्राथमिक स्तर पर बस आपको तीव्र गति से ही पढ़ना है, सबसे महत्वपूर्ण ढूंढना है। देखो, पढ़ना आना चाहिए, पर अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है वो ढूंढना है, बेस्ट आंसर ढूंढना है। नंबर 2, बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना आना चाहिए, पर ये भी बेस्ट नहीं है। नंबर 3, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान होनी जरूरी है, पर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि शब्दों के साथ साथ उन शब्दों के अर्थ उनको पता हो। तो किसी लिखित सामग्री का निहित अर्थ समझना, यही है इसका सही आंसर। बच्चे को लिखी हुई सामग्री जो वो पढ़ रहा है उसका जो अर्थ है वो समझ आना चाहिए, यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। नंबर 1, भाषा प्रयोग पर बल देना। नंबर 2, भाषा के कार्य को बढ़ावा देना। नंबर 3, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना। नंबर 4, भाषा के कार्यों की सूची बनाना। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। चलो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, भाषा प्रयोग पर बल देना। देखो, क्वेश्चन समझना जरूरी है, तभी आप आंसर ढूंढ पाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक, देखो इसके नाम से ही क्लियर है, प्रकार्य परक पक्ष होता है, फंक्शनल जो इसकी स्टेज है उस पर बल देने का क्या आशय है। भाषा प्रयोग पर बल देना, फंक्शनल मीन्स उसका प्रयोग,
कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना। नंबर 3, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना। नंबर 4, भाषा के कार्यों की सूची बनाना। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ सूची बनाएंगे कि क्या क्या कार्य करें, भाषा प्रयोग पर बल देना, ये है इसका सही आंसर। फंक्शनल प्रोसेस में यही होएगा कि भाषा को किस तरह से बच्चा प्रयोग करता है, तो भाषा प्रयोग पर बल दिया जाएगा। इसीलिए इसी तरह से ही बच्चे की जो हिंदी भाषा की क्षमता है उसका विकास हो पाएगा। इसी तरह से ही हम उसका आकलन कर पाएंगे कि बच्चा किस तरह से हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। आकलन समझते हो ना, असेसमेंट हम उसी तरह से कर पाएंगे कि बच्चा प्रयोग किस तरह से कर रहा है। तो यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।